अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मुझे उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद मुदस्सिर हुसैन है और आज हम इंशाअल्लाह लेक्चर नंबर 10 को डिस्कस करेंगे। आज से पहले हम 9 लेक्चर ले चुके हैं जो कि हमने स्टार्ट की थी बायोलॉजी की बुक 9 क्लास की सिंध बोर्ड की जो हमने टेक्स्ट बुक थी उसको हमने स्टार्ट किया था। उसका आज हमारा लेक्चर नंबर 10 होने जा रहा है। सो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिक डेफिनेशंस इन बायोलॉजी, यानी कि ऐसी डेफिनेशंस जो बायोलॉजी में बहुत जरूरी हैं, जो बायोलॉजी में बेसिक्स हैं, जिनको हम लाजमी, जिनको पढ़ना हमारे लिए लाजमी है, जिनको समझना हमारे लिए लाजमी है। अगर हम ये नहीं समझेंगे तो आगे हमारे लिए बहुत मुश्किल होगी। ये डेफिनेशंस हमारी 9 क्लास में भी आएंगी, यही डेफिनेशंस हमारी मैट्रिक क्लास में भी आएंगी, यही डेफिनेशंस हमारी फर्स्ट ईयर में भी काम आएंगी, सेकंड ईयर में भी काम आएंगी और आगे इंशाल्लाह अगर मेडिकल की कोई फील्ड रखी जाए तो उसमें भी इन डेफिनेशंस का बहुत अमल दखल है। सो स्टूडेंट्स, इन डेफिनेशंस को मैंने आज डिजाइन किया है बेसिकली हमारे जो नेक्स्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 11, जो कि होगा इंशाल्लाह लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे। उसके लिए मैंने इस लेक्चर को डिजाइन किया है, इन डेफिनेशंस को डिजाइन किया है। वैसे तो डेफिनेशंस आप जानते हैं कि बहुत डेफिनेशंस हैं जो जरूरी हैं, हर बच्चे के लिए बेसिक डेफिनेशंस बहुत हैं। इसी तरह मैंने इसीलिए कुछ बेसिक्स डेफिनेशंस जो कि हमारे नेक्स्ट लेवल नेक्स्ट लेक्चर के लिए जरूरी है उनका आज हमने इंतखाब किया है। सो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। पहली डेफिनेशन है एलिमेंट। सो व्हाट इज एलिमेंट? बेसिकली स्टूडेंट्स, एलिमेंट्स को जानने से पहले आपको मैटर का मालूम होना जरूरी है। हर बच्चा जानता है कि मैटर क्या होता है। कोई भी चीज जो जगह रखती हो और वजन कोई भी चीज जो वजन रखती हो और जगह घेरती हो उसे हम मैटर कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, मैटर जो होता है ना, वो मैटर मिलकर बना होता है एलिमेंट से। वो एक एलिमेंट से भी मिलकर बन सकता है और बहुत सारे एलिमेंट से मिलकर भी बन सकता है। कोई भी मैटर हो वो एलिमेंट से या बहुत सारे एलिमेंट से मिलकर बनता है। फिर भी हम जान लेते हैं मजीद एलिमेंट को कि व्हाट इज एलिमेंट्स। एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज अ सब्सटेंस। एलिमेंट क्या है? एक ऐसा सब्सटेंस है composed of atoms that all have the same number of protons in their nucleus. So student, elements क्या है? बेसिकली आप जानते हैं कि हर चीज एटम से मिलकर बनी होती है। एटम इज द बेसिक यूनिट ऑफ मैटर, यानी कि मादे का जो बुनियादी इकाई है जिससे मैटर मिलकर बना होता है वो एटम है, आप भी जानते हैं। सो स्टूडेंट्स, जो मैटर है वो किससे मिलकर बना हुआ है? एलिमेंट से। एलिमेंट्स किससे मिलकर बना हुआ है? एटम से। सो स्टूडेंट्स, हमारी बात कहां पे आ जाती है? वहीं पे एटम से स्टार्ट होती है और एटम पे आ जाती है कि एटम से हर चीज मिलकर बनी हुई है। हर मैटर जो भी है वो एटम से मिलकर बना है। तो एलिमेंट्स क्या है? एलिमेंट एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि मिलकर बना होता है बहुत सारे एटम से, और वो ऐसे एटम से मिलकर बना होता है जिनके नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स जो होते हैं ना, वो उनके न्यूक्लियस में एक जैसे होते हैं। एलिमेंट्स के जितने भी एटम्स होंगे, जितने भी एलिमेंट्स के पास एटम मौजूद होंगे, उन सब एटम्स के पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम होंगे। सो स्टूडेंट्स, ये प्रोटॉन्स क्या होते हैं ये भी मैंने आपको पहले भी बताया था और आज इंशाल्लाह थोड़ा सा आगे जाके फिर हम इंशाल्लाह इनको डिस्कस कर लेंगे। एग्जांपल जान लेते हैं कि हर एलिमेंट्स क्या होता है और एलिमेंट्स के कैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम होते हैं। बेसिकली स्टूडेंट्स, कुछ एलिमेंट्स की यहाँ पे एग्जांपल दी गई है, जैसे कि हाइड्रोजन एक एलिमेंट है और इसके पास इसके जितने भी एटम्स होंगे उनके पास क्या होगा? एक ही प्रोटॉन मौजूद होगा। एलिमेंट्स मिलकर बने हुए हैं बहुत सारे एटम से और हर एटम्स के पास एक ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मौजूद होते हैं। हर एलिमेंट्स के एटम के पास सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मौजूद होते हैं। ये एलिमेंट की खासियत है और एलिमेंट की डेफिनेशन भी आप बोल सकते हैं। तो एलिमेंट्स की मैंने कुछ एग्जांपल रखी है यहाँ पे, जैसे हाइड्रोजन के हर एटम के पास एक ही प्रोटॉन मौजूद होता है। हीलियम के हर एटम के पास 2 प्रोटॉन्स मौजूद होते हैं। लिथियम के जितने भी एटम्स मौजूद होंगे उन सब के पास 3 प्रोटॉन्स मौजूद होंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की बेसिस पर हमने हर एलिमेंट्स को दूसरे एलिमेंट से अलग किया है। हर एलिमेंट्स दूसरे एलिमेंट से डिफरेंट क्यों है? क्योंकि उनके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डिफरेंट है।
जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जिस तरह मुख्तलिफ होते जाएंगे इस तरह एलिमेंट्स मुख्तलिफ होते जाएंगे। ठीक है, हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन मौजूद होता है, अगर दो प्रोटॉन्स हों तो वो हमारे पास हीलियम एलिमेंट्स कहलाएगा, हीलियम एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, लिथियम के जितने भी एटम्स हैं उन सब के पास 3 प्रोटॉन्स मौजूद होते हैं। उनके पास कितने प्रोटॉन्स मौजूद होते हैं? 3। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कहा जाए कि एक एटम में एक प्रोटॉन मौजूद है तो हम क्या जानेंगे कि हमें क्या पता चलेगा कि वो किसका एटम है? वो हाइड्रोजन का एटम है। ठीक है, और अगर हमारे को बताया जाए कि 2 प्रोटॉन्स एक एटम के अंदर मौजूद हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो कौन सा एटम है? तो हम याद करेंगे कि हमने पढ़ा था कि हीलियम के पास कितने एटम मौजूद होते हैं? 2। कितने प्रोटॉन मौजूद होते हैं? 2 प्रोटॉन्स। तो हम कहेंगे कि हीलियम का जो एटम होता है उसके पास 2 प्रोटॉन्स मौजूद होते हैं। इसी तरह हमारे से पूछा जाए कि 3 प्रोटॉन्स किसके एटम के पास मौजूद होते हैं तो आप बोलेंगे लिथियम एलिमेंट जो है उसके जितने भी एटम्स हैं उसके पास कितने प्रोटॉन्स मौजूद होते हैं? 3 प्रोटॉन्स मौजूद होते हैं। सिमिलरली इसी तरह बहुत सारे एलिमेंट्स दिए गए हैं, आप इन फिर देख लीजिएगा। अगर मैं इनको अभी डिस्कस करूं, अगर मैं इनके बारे में बताऊं तो लेक्चर थोड़ा ज्यादा लंबा हो जाएगा। फिर भी थोड़ा सा एक बार एलिमेंट्स को दोबारा एक बार रिकवर कर लेते हैं, दोबारा पढ़ लेते हैं ताकि आपको बिल्कुल समझ आ जाए। बेसिकली स्टूडेंट्स, एक मैटर जो है वो बहुत सारे एक या बहुत सारे एलिमेंट्स से मिलकर बना होता है और एलिमेंट्स के पास बहुत सारे एटम्स मौजूद होते हैं जो कि एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स की बिना पर। हर एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से मुख्तलिफ क्यों होता है? नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स की बिना पर। अगर एक प्रोटॉन मौजूद होगा तो हम कहेंगे कि ये हाइड्रोजन का एटम है, अगर 2 प्रोटॉन्स मौजूद होंगे तो हम कहेंगे ये हीलियम का एटम है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब बात करते हैं व्हाट इज एटम। अब एटम समझना जरूरी है, हमने एटम के ऊपर बात की थी। सो स्टूडेंट्स, एन एटम इज अ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल मैटर। एटम क्या है? एटम बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है। बिल्डिंग ब्लॉक किसे कहते हैं? जो कि किसी चीज को बनाए। तो मैटर को क्या चीज बना रही है? मैटर वैसे एक ब्रॉड कैटेगरी है, बहुत बड़ी कैटेगरी है, और अगर एक छोटी कैटेगरी की बात की जाए तो वो एलिमेंट है। ठीक है, मैटर एक ब्रॉड कैटेगरी है, एलिमेंट एक स्मॉल कैटेगरी है, और वो एलिमेंट भी जो है वो किन से मिलकर बना होता है? बहुत सारे एटम्स से मिलकर बना होता है। तो हम एटम पढ़ रहे थे, एटम क्या है? एटम इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल मैटर। एटम तमाम मैटर का, तमाम मादों का बिल्डिंग ब्लॉक है जो कि मादों को बना रहा है। It is the smallest unit of an element that retain the properties of that element। मैंने भी आपको बताया था कि ये क्या है? ये एलिमेंट का भी एक बुनियादी यूनिट है जो उसको बना रहा है एलिमेंट्स को। जाहिर बात है, पहले एक छोटी चीज होती है, फिर उससे मिलकर कुछ और चीज बनती है, फिर उससे मिलकर एक और बड़ी चीज बनती है। तो एटम एक स्मॉल चीज है जिससे मिलकर एलिमेंट बन रहे हैं और एलिमेंट्स मिलकर मैटर बना रहे हैं। So students, आगे, atoms are incredibly tiny and are composed of even smaller particles called protons, neutrons and electrons। ये कह रहे हैं कि एटम एक निहायत ही छोटा एक जर्रा है, सब्सटेंस है, and are composed of even smaller particles, और ये मिलकर बना हुआ है बहुत सारे छोटे जर्रों से जिनका नाम प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, एटम भी एक छोटा जर्रा है जो कि मजीद 3 चीजों से मिलकर बना है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। सो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि इस डायग्राम के अंदर ये जो ब्लू एंड रेड चीजें दिख रही हैं ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं, जबकि ये जो रिवॉल्व कर रहे हैं सेल के, एटम के इर्द गिर्द, ये हमारे पास क्या, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, ये हमारे पास क्या है? ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। हर एटम अपने पास एक न्यूक्लियस रखता है जिस न्यूक्लियस के अंदर 2 चीजें मौजूद होती हैं, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, जबकि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे होते हैं। एटम क्या है? एटम एक स्मॉल यूनिट है मैटर का, जो मैटर को बनाता है, और एटम के पास 3 चीजें मौजूद होती हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेल के न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। सेल के पास एक न्यूक्लियस मौजूद होता है, एक कवरिंग मौजूद होती है जिसके अंदर 2 चीजें मौजूद होती हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहां पर मौजूद होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, एटम के पास एक न्यूक्लियस मौजूद है जिसके अंदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स मौजूद है,
जबकि इलेक्ट्रॉन्स उनके इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं। किसके इर्द गिर्द? न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं। सो स्टूडेंट अब बात करते हैं व्हाट इज मॉलिक्यूल। बेसिकली स्टूडेंट्स, a molecule is two or more atoms connected by chemical bonds which form the smallest unit of a substance that retain the composition and properties of that substance. So student ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि जब एक एटम आपस में दो एटम या दो से ज्यादा एटम आपस में कंबाइन होते हैं थ्रू केमिकल बॉन्ड, यानी कि अपने दरमियान राबता कायम करते हैं, अपने दरमियान बॉन्ड कायम करते हैं, तो हम उन्हें क्या कहते हैं कि ये एक मॉलिक्यूल बन गया है। तो स्टूडेंट्स एग्जांपल दी गई है कि ये देखें, एक ऑक्सीजन का एटम दिया गया है। मैंने आपको बताया था कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स के पास नंबर ऑफ प्रोटॉन मौजूद होते हैं और नंबर ऑफ प्रोटॉन की बिना पर हमने एलिमेंट्स को मुख्तलिफ किया, डिफरेंट, यानी कि उनके दरमियान डिफरेंस प्रोड्यूस किया है, डिफरेंस पैदा किया है कि ये एलिमेंट इससे मुख्तलिफ क्यों है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की बिना पर, जिसे हम एटॉमिक नंबर भी कहते हैं। अब ये एक ऑक्सीजन का एटम है और ये एक हाइड्रोजन का एटम है और एक ये भी हाइड्रोजन का एटम है। जब दो हाइड्रोजन के एटम एक ऑक्सीजन के एटम के साथ बॉन्ड बनाते हैं, राबता कायम करते हैं, तो एक मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हो जाती है। अब मैंने आपको बताया था कि एक एटम या एक से ज्यादा, दो एटम या दो से ज्यादा एटम जब आपस में कंबाइन होते हैं तो मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है। ये देखें, ये एक हाइड्रोजन का एटम एक एटम हो गया, ऑक्सीजन का एटम दो एटम हो गए। ये दो एटम भी अगर आपस में मिल जाए तो किसकी फॉर्मेशन हो जाती है? मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हो जाती है। यहाँ पे तीन एटम बने हुए, एक ये वाला एटम, एक ये वाला एटम और एक ये वाला एटम। जब तीन एटम या दो से ज्यादा एटम आपस में कंबाइन हो जाए तो मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये चीजें हमारे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत जरूरी हैं, इसी वजह से मैं आपको समझा रहा हूं। हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर? अब सवाल आता है जहन में कि जो एलिमेंट्स हैं जो कि मादे को बना रहे हैं वो कितनी किस्म के हैं और कितने प्रेजेंट है, यानी कि उनकी तादाद कितनी है। There are 118 elements in the periodic table. Basically students, ये जो elements हैं इनका एक टेबल बना दिया गया है जिनसे हमें मालूम हो जाता है कि ये एलिमेंट्स इससे डिफरेंट है। तो आज तक कितने एलिमेंट्स हमें दरियाफ्त हो चुके हैं या डिस्कवर हो चुके हैं? 118 एलिमेंट्स आज तक डिस्कवर हो चुके हैं। These elements are categorized into naturally occurring elements 94. ये कह रहे हैं कि ये जो 118 एलिमेंट्स हैं इनमें से 94 एलिमेंट, 94 एलिमेंट ऐसे हैं जिनको हम नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स कहते हैं, यानी कि ऐसे एलिमेंट्स कह सकते हैं जो कुदरती तौर पर मौजूद हैं। जबकि जो 94 से अबव है, 94 से लेकर 118 तक जो 24 एलिमेंट्स मौजूद हैं उन्हें हम सिंथेटिक एलिमेंट्स कहते हैं, यानी कि ऐसे एलिमेंट्स जिनको लेबोरेटरी में बनाया जाता है। ठीक है, ये देखिए लिखा हुआ है नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स आर फाउंड ऑन अर्थ। जो कुदरती एलिमेंट्स हैं, जो कुदरती मौजूद पाए जाने वाले एलिमेंट्स हैं वो मौजूद होते हैं जमीन पर, जबकि जो सिंथेटिक एलिमेंट्स हैं उनको बनाया जाता है लेबोरेटरीज के अंदर। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? 118 एलिमेंट्स हैं, जिनमें से नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स कौन से हैं, यानी कि कुदरती तौर पर कितने एलिमेंट्स पाए जाते हैं, तो वो 94 हैं। जबकि सिंथेटिक एलिमेंट्स कितने हैं? वो 24 हैं, जिनको हम लेबोरेटरी में बनाते हैं या प्रिपेयर करते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये आपकी बुक के अकॉर्डिंग मैंने एक वहां से एक ये स्टेटमेंट ले ली है ताकि आपको समझाया जा सके। ये भी एक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो हमारा टॉपिक है उसमें से मैंने ये एक स्टेटमेंट ली है। In nature there are more than 100 kind of elements and among these 16 elements are called as bioelements. Basically students, असल में 94 एलिमेंट्स मैंने आपको बताया कि नेचुरली अकरिंग है और 94 से अबव जो है वो सिंथेटिक है। तो ये क्या कह रहे हैं कि इन नेचर देयर आर मोर देन 100 काइंड ऑफ एलिमेंट्स, बहुत सारे तकरीबन 100 से ज्यादा किस्म के एलिमेंट्स मौजूद हैं। यहाँ पे बुक में इन नेचर में यहाँ पे 94 एलिमेंट्स आना चाहिए था, लेकिन 100 लिख दिया उन्होंने, सिंथेटिक और नेचुरली दोनों को मिला दिया है। और ये कह रहे हैं कि एंड अमंग दीज 16 एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज बायो एलिमेंट्स।
अब वो जो 118 एलिमेंट्स हैं उनमें से 16 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनको हम बायो एलिमेंट्स कहते हैं। बायो एलिमेंट्स किन्हें कहते हैं? बायो एलिमेंट्स उन एलिमेंट्स को कहते हैं जिनका मकसद या जिनका ताल्लुक किसी भी जानदार के साथ हो, जिनका ताल्लुक एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ हो या लाइफ के साथ हो। जब लाइफ के साथ एलिमेंट्स का ताल्लुक आ जाए तो हम उसे बायो एलिमेंट्स कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, कितने एलिमेंट्स हैं जिनका ताल्लुक जिंदगी के साथ है? तो हमारे पास 16 एलिमेंट्स हैं। अगर आपसे बीसी क्यूज में या एमसी क्यूज में पूछा जाए कि हाउ मेनी एलिमेंट्स आर कॉल्ड बायो एलिमेंट्स, तो आप क्या कहेंगे कि 16 एलिमेंट्स आर कॉल्ड बायो एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट्स हैं जिनको बायो एलिमेंट्स कहा जाता है? 16 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनको बायो एलिमेंट्स कहा जाता है। विच आर वाइटल फॉर लाइफ, जो कि जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। कितने एलिमेंट्स ऐसे हैं जिन्हें बायो एलिमेंट्स कहा जाता है? 16 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिन्हें बायो एलिमेंट्स कहा जाता है जो कि जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। अब ये क्या कह रहे हैं? ओनली 6 एलिमेंट्स सच एज कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड फास्फोरस आर कॉल्ड बेसिक एलिमेंट्स ऑफ लाइफ। बेसिकली स्टूडेंट्स, हर एलिमेंट के एक सिंबल होती है। कार्बन की सिंबल C है, हाइड्रोजन की सिंबल H है, ऑक्सीजन की सिंबल O है, नाइट्रोजन की सिंबल N है, सल्फर की सिंबल S है और P यानी P से फास्फोरस, फास्फोरस की सिंबल P है। तो ये क्या कह रहे हैं कि 6 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिन्हें हम बेसिक एलिमेंट्स ऑफ लाइफ कहते हैं, जो कि बुनियादी एलिमेंट्स जिंदगी के लिए जरूरी हैं। पहले कहा जा रहा था कि 16 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिन्हें हम बायो एलिमेंट्स कहते हैं, यानी कि 16 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि जिंदगी के लिए जरूरी है, जबकि उनमें से 6 ऐसे हैं जो बुनियादी तौर पर लाइफ को बना रहे हैं, जिंदगी को बना रहे हैं। अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं इसी को, तो ये कह रहे हैं कि एक जो हमारे पास लाइफ है किसी भी ऑर्गेनिज्म की हो, उसमें 16 एलिमेंट्स का अमल दखल है। 16 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनका जिंदगी के साथ अमल दखल है, लेकिन उन 16 में से 6 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि बुनियादी तौर पर जरूरी हैं। बाकी हम थोड़ी थोड़ी तादाद में, बाकी थोड़ी मामूली तादाद में चाहिए होते हैं, जबकि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड फास्फोरस ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी तादाद बहुत जरूरी है, जो कि हमारी बॉडी को बनाते हैं। और यही एलिमेंट्स हैं जो हमारे मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन करते हैं, बायो मॉलिक्यूल्स की, जो कि हमारी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। So student, what is biomolecule? A biomolecule, also known as biological molecule, is an organic molecule produced by living organism. So what is biomolecule? Basically students ये कह रहे हैं biomolecule को हम biological molecule भी कहते हैं, और ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कौन से होते हैं? जिनके पास कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद हो, उन मॉलिक्यूल को हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। ये क्या कह रहे हैं कि बायो मॉलिक्यूल्स, इनको हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं, और ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं जिनको एक लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है। मैंने आपको बताया था कि मॉलिक्यूल्स किन से मिलकर बन रहे हैं? बायो एलिमेंट्स से मिलकर बन रहे हैं। बायो मॉलिक्यूल्स किन से मिलकर बन रहे हैं? बेसिकली 6 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिन्हें हम बेसिक एलिमेंट्स कह रहे हैं, जो कि जिंदगी के लिए जरूरी हैं, और वो 6 एलिमेंट्स ही इन बायो मॉलिक्यूल्स को बना रहे हैं। ज्यादातर वो 6 एलिमेंट्स ही चाहिए होते हैं जो कि बायो मॉलिक्यूल्स को, इसी तरह जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनकी फॉर्मेशन करते हैं, जो कि हमारी जिंदगी के लिए जरूरी है। और जिंदगी के लिए जो भी मॉलिक्यूल जरूरी है उनको हम बायो मॉलिक्यूल्स कहते हैं, जिनका जिंदगी के साथ अमल दखल हो। सो स्टूडेंट्स, अब बात कर लेते हैं व्हाट इज बायो एलिमेंट्स। बेसिकली स्टूडेंट्स, अगर बात की जाए बायो मॉलिक्यूल्स की, तो बायो मॉलिक्यूल मिलकर बनते हैं बायो एलिमेंट्स से, यानी कि ऐसे एलिमेंट्स जिनका जिंदगी के साथ अमल दखल हो, वो एलिमेंट्स इनकी फॉर्मेशन करते हैं बायो मॉलिक्यूल की। ऐसे एलिमेंट्स जिनका जिंदगी के साथ अमल दखल हो, वो ऐसे मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन करते हैं जिनका जिंदगी के साथ अमल दखल होता है, और उन्हें बायो मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। Bio elements are the chemical elements that are found in living organism and are essential for life.
ये क्या कह रहे हैं कि बायो एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाए जाते हैं और इनका एक जिंदगी के अंदर बहुत अमल दखल है, ये बहुत जरूरी है। और हमने पढ़ा था कि बायो एलिमेंट्स कितने हैं, बायो एलिमेंट्स हमारे पास 16 है। कितने बायो एलिमेंट्स हैं? 16 एलिमेंट्स हैं। और मैंने अभी आपको बताया कि ये जो 16 एलिमेंट्स हैं ये बायोमोलिक्यूल की फॉर्मेशन करते हैं, जिनमें ज्यादातर 6 एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। They are the building block of all biological molecules and are crucial for the structure, function and maintenance of living things. ये क्या कह रहे हैं कि ये जो बायो एलिमेंट्स हैं ये बिल्डिंग ब्लॉक हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के, जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को बनाते हैं, एंड आर क्रूशियल फॉर द स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ लिविंग थिंग। और ये क्या कह रहे हैं कि ये बहुत जरूरी है एक जानदार के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए, उसके फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, और उसके अंदर जो मेंटेनेंस यानी कि मेंटेन का जो उसका लिविंग थिंग्स के अंदर जो मेंटेनेंस का एक प्रोसेस होता है उसके लिए भी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं व्हाट इज मैक्रोमोलिक्यूल्स। माइक्रोमोलिक्यूल्स किन्हें कहते हैं? बेसिकली स्टूडेंट्स ऐसे मॉलिक्यूल्स जो छोटे हो, माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, एंड मॉलिक्यूल्स आप जानते हैं कि एटम्स आपस में मिले तो वो मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल्स जो छोटे हो उन्हें हम माइक्रोमोलिक्यूल्स कहते हैं, या हम इन्हें मोनोमर कहते हैं। Are relatively small molecules that serve as building block for larger molecules called macromolecules। आप जानते हैं कि जब स्मॉल मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होते हैं, जुड़ते हैं, तो वो एक मैक्रो मॉलिक्यूल, बड़े मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करते हैं। तो माइक्रो मॉलिक्यूल्स कौन कौन से हैं? जिसमें हमारे पास शुगर्स आ जाती हैं, अमाइनो एसिड्स आ जाते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स आ जाते हैं, फैटी एसिड्स आ जाते हैं, वाटर और मिनरल्स आ जाते हैं। स्टूडेंट्स माइक्रोमोलिक्यूल, अब मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं कि अब जैसे एक मैक्रोमोलिक्यूल है, एक बड़ा मॉलिक्यूल है, अब वो मिलकर बनता है छोटे मॉलिक्यूल से। अब एक बड़ा मॉलिक्यूल है जिसका नाम है प्रोटीन, जैसे कि एक ये लिखा हुआ है प्रोटीन्स। अब प्रोटीन्स जो है ये हमारे पास एक मैक्रोमोलिक्यूल है। जो मैक्रोमोलिक्यूल बड़ा मॉलिक्यूल है तो ये किससे मिलकर बनता है? ये अमाइनो एसिड से मिलकर बनता है। किनसे? अमाइनो एसिड से मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल मैक्रोमोलिक्यूल बनता है। जबकि अगर दूसरे मैक्रोमोलिक्यूल की बात की जाए जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, तो कार्बोहाइड्रेट्स किनसे मिलकर बनते हैं? ये हमारे पास मिलकर बनते हैं मोनोसेक्राइड से। वो इसमें लिखा हुआ नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। मोनोसेक्राइड से कार्बोहाइड्रेट्स मिलकर बनते हैं। इसी तरह अगर हम बात की जाए न्यूक्लिक एसिड की, न्यूक्लिक एसिड एक मैक्रो मॉलिक्यूल है। मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, और मॉलिक्यूल आप जानते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल जैसे कि न्यूक्लिक एसिड है, तो न्यूक्लिक एसिड मिलकर बना होता है बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से। सो स्टूडेंट्स इसी तरह फैट्स, लिपिड्स एक बहुत बड़ा मैक्रो मॉलिक्यूल है जो कि मिलकर बना होता है बहुत सारे फैटी एसिड्स से। सो अब बात कर लेते हैं व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसे हमने समझना जरूरी है, जिसका हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है। प्रोटोप्लाज्म रेफर्स टू द लिविंग कंटेंट ऑफ अ सेल। प्रोटोप्लाज्म से मुराद जिंदा मटेरियल है जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, एनकम्पासिंग बोथ द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। और ये मिलकर किससे मिलकर बनता है? ये साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस से मिलकर बनता है। जैसे कि स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि एक सेल होता है, सेल के अंदर दो चीजें प्रेजेंट होती हैं अमूमन तौर पर, एक तीन चीजें प्रेजेंट होती हैं। एक सेल की मेम्ब्रेन होती है, उसके अंदर सेल का थिक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, और एक बहुत सारे ऑर्गेनील्स प्रेजेंट होते हैं। और वो जो ऑर्गेनील्स हैं उनमें न्यूक्लियस भी आ जाता है। तो ये जो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म है ये दोनों जब आपस में कंबाइन होते हैं तो प्रोटोप्लाज्म की फॉर्मेशन होती है। इट इज द सब्सटेंस विद इन द सेल मेम्ब्रेन। ये ऐसा सब्सटेंस है जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है, एक्सक्लूडिंग द सेल वॉल इन प्लांट सेल वॉल। और ये कह रहे हैं कि प्लांट सेल के अंदर ये सेल वॉल को हटा के इसके अंदर जो सेल वॉल के अंदर जो मटेरियल प्रेजेंट होता है, जैसे सेल वॉल के अंदर सेल मेम्ब्रेन, फिर उसके अंदर हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है?
थिक फ्लूइड प्रेजेंट होता है और साथ साथ न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, दोनों चीजों को, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म इज अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ वेरियस ऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ये क्या कह रहे हैं कि प्रोटोप्लाज्म मिलकर बना होता है बहुत सारे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से, जिनमें वाटर, प्रोटीन्स, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड शामिल है। तो स्टूडेंट्स, एक बार मैं आपको रिकॉल करवा देता हूं कि ये क्या मैंने आज आपको समझाया। बेसिकली स्टूडेंट्स, हर चीज एक मैटर जो है वो किससे मिलकर बना होता है, एक एटम से। एटम के पास तीन चीजें मौजूद होती हैं, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे होते हैं। जब एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं तो किसकी फॉर्मेशन होती है, मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है। इन मॉलिक्यूल में हमारे पास मैक्रो मॉलिक्यूल भी आ जाते हैं और माइक्रो मॉलिक्यूल भी आ जाते हैं। जब मॉलिक्यूल्स छोटे हों तो हम उन्हें माइक्रो मॉलिक्यूल कहते हैं। जैसे कि एक ये आप देख रहे हैं कि ये वाटर का मॉलिक्यूल है, वाटर का मॉलिक्यूल एक माइक्रो मॉलिक्यूल है, छोटा मॉलिक्यूल है। जब छोटे मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होते हैं तो वो बड़े मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करते हैं, जिन्हें हम मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। फिर हमने पढ़ा कि व्हाट इज बायोमोलिक्यूल्स। बेसिकली स्टूडेंट्स, ऐसे मॉलिक्यूल्स, यही जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन हो रहे हैं और मैक्रो मॉलिक्यूल्स या माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, अगर इनका कांटेक्ट एक अमल जिंदगी के साथ आ जाए, यानी कि ये अगर जिंदगी के साथ इनका अमल दखल हो, तो वो हमारे पास बायोमोलिक्यूल्स कहलाते हैं। हमने पढ़ा था कि एलिमेंट क्या होते हैं। बेसिकली स्टूडेंट्स, एक एलिमेंट जो होता है, एलिमेंट एक स्मॉल कैटेगरी है, जबकि मैटर एक लार्ज कैटेगरी है। जो मैटर है वो बहुत सारे एलिमेंट्स या एक एलिमेंट से मिलकर बनता है, और एलिमेंट्स को हम डिफरेंशिएट आपस में कैसे करते हैं कि ये एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से कैसे डिफरेंट होता है। एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से ऐसे डिफरेंट होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की बिना पर। अगर एक एटम के पास नंबर ऑफ प्रोटॉन एक है और दूसरे के पास दो है, तो वो दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ है, और कहा जाएगा कि ये वाला जो एक है, जिसके पास एक प्रोटॉन मौजूद है, वो एक अलग एलिमेंट का एटम है, और जिसके पास दो प्रोटॉन मौजूद है वो एक अलग एलिमेंट का एटम है। और हमने एक लास्ट चीज पढ़ी जिसका नाम प्रोटोप्लाज्म था। तो प्रोटोप्लाज्म दो चीजों से मिलकर बनता है, एक जो सेल के अंदर थिक फ्लूइड प्रेजेंट होता है उससे मिलकर, और उसमें जो ऑर्गेनील्स हैं वो भी शामिल हैं, और उसके साथ साथ जो न्यूक्लियस है इससे मिलकर किसकी फॉर्मेशन हो जाती है, प्रोटोप्लाज्म की। सो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहीं तक था। अब दीजिए मोहम्मद मुदस्सिर हुसैन को इजाजत। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।